Hello students, good morning. Today I will discuss the topic how capacitance of capacitor be increased when dielectric substance placed between the plates. आज जो टॉपिक डिस्कशन हम दे रहे हैं उसमें यह है कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिलअप कर देते हैं तो हाउ कैपेसिटेंस बी इंक्रीज्ड. Another topic I will discuss, that is sharing of capacitors. That is important also the topic. So first I will discuss how capacitance changes or increase or decrease whatever happened here. I will discuss here in placing dielectric substance. So here effect of dielectric substance when placed between capacitor plates. तो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है अगर हम प्लेट के बीच में अगर प्लेस करते हैं तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कैसे चेंज होगा. सो हियर सपोज यू हैव अ कैपेसिटर हियर. दिस इज सपोज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर and it is charged. That means plate first carry positive charge, another plate which is nearby it carrying negative charge. एक जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और जो उसकी नियर बाई प्लेट है उस पर अपोजिट. चूंकि कैपेसिटर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कैपेसिटर हमारा होना चाहिए उसकी जो प्लेट्स होनी चाहिए उस पर अपोजिट चार्ज होना चाहिए. तो क्या होगा when dielectric substance is placed between the plates, what will happen when this substance is not placed? Suppose intensity of electric field is E here. This is the intensity of electric field when dielectric substance is not placed. E, intensity of electric field when dielectric substance upset. तो ये नहीं प्लेस. अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके जो एटम्स होते हैं उनमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं दे आर टाइटली बाउंडेड. दैट मीन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो हमारा होगा वो एक प्रकार से इंसुलेटिंग सब्सटेंस होता है. When this dielectric substance placed in electric field inside the plates, जो हमारा प्लेट के बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच जब हम इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेस करेंगे तो ये जो एटम हमारा होगा उसमें क्या होगी, पोलैरिटी डेवलप होगी. पोलैरिटी डेवलप होने मतलब ये हुआ इसका जो पॉजिटिव है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरफ खिंच जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरी तरफ खींचेगी. तो किस तरह से खींचेगी, जैसे यहां से अगर हम एटम को लेते हैं, ये एटम को मैंने लिया तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. यानी इस तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरफ हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और इधर थोड़ा दूर खिंच जाएगा कौन, पॉजिटिव रिपल्सन की वजह से. तो इस तरह से इस पूरी
पट्टी जो हमारी होगी, उस पट्टी में जो हमारे एटम्स होंगे वो क्या होंगे, पोलराइज होंगे, यानी पोलैरिटी डेवलप होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमारा है, इसकी जो एज जो है, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, यानी जो किनारा पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरी होगा। और जो एंड इसका जो है प्लेट का, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एज नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस तरह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। ये जो भी चीज हमने बताया है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच दिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बियर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। मतलब क्या है, ये जो पदार्थ हमारे भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है जिसमें इसमें क्या हुआ है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये अलग अलग नहीं हुए, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, पोलैरिटी डेवलप हुई, यानी कि ये डाइपोल बनाएंगे आपके। तो इस केस में क्या आप देखेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप देख ही रहे हैं, ये हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था जब हमने सब्सटेंस को प्लेस नहीं किया, तो इसकी डायरेक्शन जो है प्लस से माइनस की ओर है। अब क्या हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसको जब हमने प्लेस किया, इसकी द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा वो ये हो जाएगा। इसको हमने ईडी नाम दे दिया। जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो ये प्लस टू माइनस। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्लेट के बीच में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो कौन सा है, ये जो ये दिखाया है ये तब है जब हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेस नहीं किया था, जिसकी डायरेक्शन प्लस टू माइनस से तो दिखाई मैंने। और जो जब हमने सब्सटेंस प्लेस कर दिया तो उस सब्सटेंस के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों प्लेट्स के बीच में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, मगर उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the plates, इन प्लेट्स के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा सेट ई डैश नाम दे दिया हमने इसको, वो हमारा क्या होगा, ई माइनस ई डी, यानी कि जो पहले था उसमें ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब परावैद्युत पदार्थ भरा होता है या भरा जाता है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है। ये बात समझ में आ गई कि परावैद्युत पदार्थ भरने से प्लेटों के बीच में जो पहले वैद्युत क्षेत्र था अब वो नहीं रहेगा। परावैद्युत प्लेट जब रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि E = V/D, E = V/D। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि वैद्युत क्षेत्र है वो पोटेंशियल के अनुपाती है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम प्लेटों की दूरी को अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अगर चेंज होगा तो पोटेंशियल, यानी कि प्लेटों की डेप्थ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत विभवांतर भी घटेगा, वैद्युत विभवांतर भी क्या होगा, घटेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हम लोग बात कर रहे हैं इसकी कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस जब हम इसकी निकालेंगे, C = क्या होता है हमारे पास, Q/V होता है। तो वेरी सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ से कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी था C = K,
यानी कि अगर संधायक की प्लेटों के बीच अगर हम परावैत पदार्थ रख देते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाती है उसका एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पर देखा। अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं कि जो कैपेसिटर है, जब हमारा चार्ज होता है, अब उसके पास अगर हम कोई दूसरा कैपेसिटर चार्ज वो भी है उसको लेके आते हैं और उनको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनकी शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग जब होगी उसमें नेट से मतलब फाइनल चार्ज हमारे क्या होंगे और शेयरिंग में कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैपेसिटर भी होता है और कंडक्टर में भी होगा हमारा। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसको कि हम लोग शेयरिंग के नाम से जानते हैं। उसको भी देखेंगे हम लोग। संधारित्रों में पुनर्वितरण, जिसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर, या इसी को रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसको जो टॉपिक है इसको ध्यान समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेस आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। जैसे सपोज करिएगा वी हैव अ टू कैपेसिटर, these are two capacitor, one is charged with the charge Q1, this capacitor has capacitance C1 and this capacitor has capacitance C2 and charge to quantity of charge Q2। इस कैपेसिटर को हमने चार्ज Q1 दिया हुआ है और इस कैपेसिटर को चार्ज हमने Q2 दिया है। ऑब्वियसली यू नो, आपको पता भी होना चाहिए, बताया भी मैंने है कि जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम चार्ज उसको देंगे तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी राइज होगा। तो इस हिसाब से सपोज करिएगा कि जब हमने इसको चार्ज दिया तो इसकी प्लेट से भी जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, V1 हो गया, और इस कैपेसिटर को जब चार्ज किया तो इसकी प्लेट के मध्य पोटेंशियल कितना हो गया, V2 हो गया। सो हियर Q1 जो पहले से चार्ज हमारे पास होगा वो क्या होगा, Q1 into C1 V1 होगा, और इसमें जो पहले से चार्ज होगा Q2 वो होगा आपका C2 V2 होगा। अब क्या करना है, इन कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है। इन कैपेसिटर को क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो जब आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, ये हमने इनको पैरेलल में क्या किया, कनेक्ट कर दिया है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इससे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इससे पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, यानी कॉमन होना चाहिए। कॉमन होने की वजह से कॉमन कब होगा, जब क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल जो है अलग अलग है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल जब अलग अलग होंगे तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज हमारा होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर C1 है उसकी प्लेट्स के बीच जो कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, अगर वो ज्यादा है V2 से, इसका मतलब इसका Q1 जो चार्ज होगा वो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और ये ट्रांसफर की प्रक्रिया तब तक रहेगी जब तक ये दोनों जो पैरेलल कैपेसिटर जुड़े हैं उन पर पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और शेयरिंग ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। तो हम मान लेते हैं कि इनका पुनर्वितरण हो गया है, ये पुनर्वितरण की पहले की प्रक्रिया है, और जब इसको हमने कनेक्ट कर लिया है तो पुनर्वितरण जब हो जाएगा पुनर्वितरण, तो उस केस में क्या होगा, एक कॉमन पोटेंशियल मिलेगा। वो कॉमन पोटेंशियल इस पे भी होगा, वही इस पे भी होगा।
तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा, कॉमन पोटेंशियल में जिसको कहते हैं हम लोग उभयनिष्ठ विभवांतर, उसको हम V कहेंगे। तो V जो हमारा होगा, चार्ज तो पूरा वही रहेगा, चार्ज आपका पूरा वही रहेगा Q1 और Q2। इसका मतलब क्या होगा, कुल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 और दोनों की कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू अगर चाहे तो आप इनिशियल करके ये लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है हमने, ये समांतर करके जब हमने जोड़ दिया तब की व्यवस्था ये होगी। यानी ये हमारा कॉमन पोटेंशियल, यही पोटेंशियल इस पर भी होगा और यही पोटेंशियल इस पर होगा। अब बात आती है कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कॉमन हो गया तो ये तब हुआ है जब आवेश का क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी आवेश एक दूसरे से क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ है। इसका मतलब कि पहला कैपेसिटर है उसके चार्ज इनिशियल वाला नहीं रहेगा और जो दूसरा वाला चार्ज है जो कैपेसिटर है उस पर भी चार्ज हमारा Q2 नहीं रहेगा। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो कैसे बदलेगी इसको भी समझेंगे हम लोग कि पुनर्वितरण जब हो जाएगा, पुनर्वितरण के बाद पहली संधारित्र पर जो आवेश आपका होगा वो मान लेते हैं Q1 डैश है, उसकी धारिता तो C1 है ही, मगर अब पोटेंशियल कौन हो गया, कॉमन वाला हो जाएगा। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V हो जाएगा। और जो दूसरा संधारित्र हमारा होगा, दूसरे संधारित्र पर आवेश हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा Q2 डैश इक्वल टू C2V। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते तो एक रिलेशन मिलता है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये जो रिलेशन आया है वो ये बताता है कि पुनर्वितरण जब हो गया तो पुनर्वितरण के पश्चात जो आवेशों की मात्राएं हैं इनको हम रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्वांटिटी कहेंगे। पुनर्वितरित आवेश की मात्राएं, ये जो आवेश की मात्राएं होंगी वो अपनी अपनी धारिताओं के हिसाब से होंगी, ठीक है ना। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश हमारा होगा वो क्या होगा, C1 अपॉन C2। पुनर्वितरित आवेशों की मात्राएं होंगी वो अपनी अपनी धारिताओं के हिसाब से होंगी। अब हम इसमें से एक चीज और पता करेंगे कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो जो पहले हमने माना है कि जो पहला संधारित्र था उसकी प्लेटों का विभवांतर ज्यादा था, यानी कि Q1 जो आवेश था वो Q2 में ट्रांसफर हुआ है। कितना ट्रांसफर हुआ है ये भी हम लोग पता करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज पता करेंगे, स्थानांतरित आवेश की मात्रा पता करेंगे। स्थानांतरित आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। तो जरा देखिए ध्यान से, पहले हमारे पास कितना था, जब हमारे पास Q1 था और बचा कितना है Q1 डैश। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर हमें निकालना है तो जो पहले चार्ज था और जो बचा है इस समय करंट में है रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ। ये वैसी ही बात हुई जैसे कि इफ यू हैव 100 रुपीज एंड वेंट टू मार्केट, 100 रुपए है और आप मार्केट लेके जाते हैं और फिर लौट के जब आते हैं तो आपने देखा कि आपके पास 20 रुपए बचे हैं। तो 20 रुपए जो बचे हैं वो आफ्टर जो भी आपने खर्चा पानी किया उसकी वजह से बचे। तो आपने क्या किया, 100 से 20 माइनस कर दिया तो आपको पता चल गया कि 80 रुपए ट्रांसफर यानी खर्च हो। तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। ये Q1 चार्ज हमारे पास था और ये Q1 डैश बचा है आपके पास आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन।
तो आप क्या करेंगे, C1 से Q1 वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा C1V1 पहली कंडीशन थी, माइनस यहां पे क्या होगा C1 और ये हो जाएगा V, ये था हमारा कॉमन पोटेंशियल। इस V की वैल्यू हम लोग देखो ये निकाल चुके थे पहले से, तो यहां पे जो इसको हम प्लेस करेंगे तो C1V1 माइनस C1 और ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1, इधर माइनस बोलेंगे जब, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप देखेंगे कि ये जो C1 स्क्वायर V1 और C1 स्क्वायर V1 ये दोनों वैल्यू आपकी आ जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और देखिए C1 C2 ये और C1 C2 ये मिल जाएगा आपको इसमें कॉमन, C1 C2 अंदर बचेगा आपका V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो क्वांटिटी थी चार्ज की, ये क्या होगी, कैपेसिटर जो पहला वाला था उससे दूसरे वाले में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। अब हम लोग जो जानकारी पढ़ेंगे वो क्या होगी कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो कुछ न कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में कि एनर्जी लॉस कितना होगा, एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी लॉस इन शेयरिंग या पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि जब पुनर्वितरण नहीं हुआ तब उनके पास कितनी कितनी एनर्जी थी अलग अलग, और उसके बाद जब पुनर्वितरण हो गया तब कितनी एनर्जी है, और फिर दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस से हमको पता चल जाएगा कि रिडिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, सॉरी एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो पुनर्वितरण से पहले, पुनर्वितरण से पहले कुल ऊर्जा जो हमारी होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर। ये मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया है, उसको आप देखेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। उसका एक फॉर्म ये भी है, हाफ C1V1 स्क्वायर। ये पहला कैपेसिटर C2V2 यानी कि दोनों कैपेसिटर को उनकी दोनों एनर्जी ये, और जब पुनर्वितरण के बाद, पुनर्वितरण की बाद की जब बात करेंगे हम, तो जो इसको हमने मान लिया U मान लिया और इसको मान लेते हैं U डैश, ये हो जाएगी हाफ ऑफ, दोनों जुड़ गए हैं C1 प्लस C2, पहला लिखा दोनों ना, दोनों का कैपेसिटर क्या होगा, ऐड हो गए, और उसके बाद कॉमन पोटेंशियल होगा यानी कि V स्क्वायर। अब ऊर्जा हानि निकालिए, ऊर्जा हानि जो हमारी होगी उसको हमने डेल्टा U सिंबल दे दिया है, कुछ भी दे सकते हो, यहां पे हो जाएगा U माइनस U डैश, U माइनस U डैश को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे यहां पर डेल्टा U इक्वल टू U माइनस U डैश, इसको हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखेंगे U की जो वैल्यू है वो हमारे पास है हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल हो गई, और अब रखना है माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर। जब आप इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो देखेंगे C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू, अभी V का मान मैंने बताया था, तो V का मान हमारे पास क्या था, C1V1 प्लस C2V2
अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में एक वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यू गॉट व्हाट थिंग 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इस C1 प्लस C2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका स्क्वायर खोलना होगा। इतना काम करना है। और 1/2 आप देख रहे होंगे कॉमन है, 1/2 मैंने इस तरह से कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में ये आपका C1 प्लस C2 हो गया। इस C1 प्लस C2 का पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका नंबर आएगा, ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसके बाद माइनस, यहां थोड़ा ध्यान देंगे, हम माइनस को डायरेक्ट खोलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2, यहां पे देख लेंगे माइनस जो वैल्यू आएगी माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ये वैल्यू इसी के आगे है, थोड़ा ध्यान दे लेंगे, इसी के आगे ये वैल्यू नहीं थी। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां से कैंसिल होगी और ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो आपको वैल्यू मिलेगी तो क्या मिलेगी, आप देखेंगे 1/2 ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 जो कॉमन है आपका पास, ये हो जाएगा हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और जो ब्रैकेट में आपको मिलेगा वो हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। This is question V1 minus V2 whole square. So write it here. That is delta U is equal to half of C1 C2 V1 minus V2 whole square upon C1 plus C2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे V1 minus V2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इससे स्पष्ट होता है क्या, यानी कि अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें एनर्जी लॉस तो होगा ही होगा। ये जो एनर्जी लॉस होगा वो किस फॉर्म में होता है, वो हीट के फॉर्म में क्या होता है, लिबरेट होता है। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो जो भी उससे कनेक्टिंग वायर्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, हीट अप हो जाते हैं। तो जो भी लॉस मारा जाएगा वो किसमें बताया हमने, हीट के फॉर्म में लॉस होता है। तो हमने यहाँ जो जानकारी आपको दी है इसमें से जो हमने ये फॉर्मूला बताया है आपको, इस फॉर्मूले और जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड के बाद जो चार्ज हमारी क्वांटिटी थी उसमें थोड़ा सा ही अंतर है, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा याद करने में सरलता रखेंगे। ये क्वांटिटी वो थी जो चार्ज ट्रांसफर हुआ था और ये हमारा क्या है, एनर्जी लॉस हुआ है। तो देखिए यहाँ हाफ और स्क्वायर लगा के, इसमें हाफ और स्क्वायर एब्सेंट है, तो रिमेम्बरिंग के लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो आज हमने जानकारी आपको दी है, ये कैपेसिटर से संबंधित मैंने लगभग जानकारी दी है और इसके बाद थोड़ी सी जानकारी इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन उसको भी डिस्कस कर देंगे। और प्रयास ये करें कि वीडियो को लाइक भी करें, अच्छे से सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। और आगे हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे। मेन आपका काम यही रहेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे आपको ही फायदा होगा। मेरा इससे कोई लाभ नहीं है, मेरा केवल लाभ इतना ही कि आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो। थैंक यू।